हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। चैप्टर क्या, ये पूरे संविधान का और पूरे हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी पॉलिटी की बात करें और हिस्ट्री की बात करें तो ये कॉमन चीज है, और ये स्टार्ट होता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, या आप कहें ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो शासन पद्धति थी वहां से। यानी भारत में संविधान जो वर्तमान समय में है उसके बनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, और किस तरीके से भारत में इसका विकास हुआ है, इसको हमको समझना है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये टोटल का टोटल हमारा जो है, पूरी जो पॉलिटी का जो हमारा पूरा रस है, वो मैक्सिमम 10 घंटे में पॉलिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हम शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट, वो रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत में संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया तो उस समय बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग आप ये कह सकते हैं कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, सॉरी, अंतिम गवर्नर थे और प्रथम गवर्नर जनरल थे। यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वो यहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन वो शक्तियां कहां से आई थी, किस प्रकार से उनका काम हुआ था, वो हम समझेंगे। तो पहले हम समझेंगे कि क्या क्या फैक्ट जो है यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 फैक्ट जो देखने को मिलता है वो क्या मिलता है कि बंगाल का जो गवर्नर है, यानी बंगाल का जो गवर्नर है, अब बंगाल का गवर्नर क्या काम करेगा वो भी आप समझ लीजिएगा बाद में। बंगाल का गवर्नर है, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना दिया गया। अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल भी था, यहाँ पर उसको गवर्नर जनरल का रोल अदा करना था। कैसे अदा करना था कि जब वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उस समय उसको बंबई और मद्रास, ये दो जो प्रेसिडेंसीज होंगी, इस प्रेसिडेंसीज के गवर्नर इसके अधीन हो जाएंगे। इसके गवर्नर और यहाँ के गवर्नर इसके अधीन हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा पहला जो समीकरण है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। फिर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें कि सेकेंड पॉइंट उसमें क्या जोड़ा गया था, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें तो पहले आपको समझना कि रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों गया था। इसके बीच में मैं एक लाइन में बता देता हूँ। क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश क्राउन था उसके रिप्रेजेंटेटिव शासन कर रहे थे, कंपनी शासन कर रही थी, और उसको लेकर के इतना भ्रष्टाचार हो गया था कि वहां पर आवाजें उठने लगी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाए। तो ये पूरी कहानी है। अब इसमें क्या हुआ कि मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे वो यहाँ बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट था कि कंपनी का निजी व्यापार, यानी ईस्ट इंडिया निजी व्यापार जो था वो प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन उनको उसके बदले क्या दिया गया? उनको बोला गया कि भाई ऐसा है, ये तो प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बदले आप सोसाइटी बना सकते हैं। सोसाइटी क्या करेगी? एक सोसाइटी फॉर ट्रेड बना दी गई, जिसमें कि सारे के सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उसके मेंबर बन गए। अब इनका काम क्या था? इनका काम ये था कि ये भी कुछ वस्तुएं जो थी सीमित, उन वस्तुओं को उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बेच सकते थे और उसका प्रॉफिट जो था वो अपने साथ में शेयर कर सकते थे। अब हम लोग बात करेंगे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या व्यवस्था की गई। तो सबसे पहली व्यवस्था ये की गई कि केंद्रीय जो प्रशासन है उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी निदेशक मंडल जो था वो लाया गया। यानी अब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां पर होंगे? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कहां पर? वहीं पर होंगे जहां पर कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। यानी ये जो पूरी पूरी व्यवस्था है ये कंपनी के अंदर काम करने वाली थी, ये पूरा। इसके अलावा क्या हो गया? इसके अलावा चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए संविधान क्या जो भाग है, यानी संविधान की जो पूरी की पूरी संरचना है वो लागू होती, वो क्या है कि अब कानून बनाने का काम, कानून यानी विधि का जो व्यवस्था है, कानून बनाने का काम गवर्नर जनरल और उनके 4 सदस्यों वाली ये उस काउंसिल को सौंप दिया गया। ये 4 सदस्यों वाली जो काउंसिल है उनको सौंप दिया गया। अब ये काउंसिल क्या करेगी?
ये काउंसिल कानून बना करके भेजेगी गवर्नर जनरल के बाद, यानी कानून बनाने का मेन काम यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ गवर्नर जनरल जो है उस पे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। एक प्रकार से देखा जाए तो कानून बनाने की जो लोकतंत्री व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। क्यों क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये व्यवस्था जो है ये बहुमत के आधार पर स्टार्ट कर दी गई थी। पहली बात तो ये हो गया। अब जब कानून बनेगा तो कानून बनाने के बाद में उसकी संरक्षकता, यानी कौन ये डिसाइड करेगा कि भैया ये कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और किसी के पास विवाद है तो वो कहाँ जाएगा। तो ये सारी व्यवस्था के लिए एक काम ये किया गया कि कलकत्ता में पहली बार क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने की व्यवस्था कर दी गई। अब कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी व्यवस्था की गई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन ये बना कब? ये बना है 1774 में। ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे। ये अब जब ये कोर्ट बनेगा, ये कानून बनाने की व्यवस्था आ गई, तो वहां पर आज एक डेफिनेट सी चीज है कि वहां पर एक अध्यक्ष या आप कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायाधीश होंगे, और वो सर्वोच्च न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? वो बना दिए गए एलिजा इम्पे। वो किसको बना दिया गया? वो बना दिया गया एलिजा इम्पे। अब एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश हो गए, लेकिन इनके अकेले काम करने से ये तो व्यवस्था होने वाली नहीं थी। इसलिए इनके अंडर में क्या कर दिया गया? इनके अंडर में 3 जज ला दिए गए। वो 3 जज जो थे वो उनके अधीनस्थ होने थे। वो कौन थे? चैम्बर्स, 3 अधीनस्थ, चैम्बर्स, लिमेस्टर और थर्ड नंबर पे आ गए हाइट। ये 3 लोग कौन हो गए? ये 3 लोग हो गए अधीनस्थ न्यायाधीश। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया अधीनस्थ न्यायाधीश कौन कौन से थे, तो ये तीनों का नाम आप ले सकते हैं। न्यायाधीश, तो ये न्यायाधीश का काम क्या हो गया? न्यायाधीश का काम ये हो गया कि अब ये लोग जो है इस काम में इनकी मदद करेंगे। किसकी मदद करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मदद करेंगे। तो ये काम यहां पर हो गया। जैसा कि हो रहा था कि पहली बार कानून बनाने का काम शुरू किया गया था, तो ये भी बात की संभावना थी कि कुछ ना कुछ उसमें डिमेरिट हो सकती है। वो बात हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये बहुत शॉर्ट में पूरा करना है, इसलिए हम यहाँ पे जानेंगे कि क्या डिमेरिट हो सकती थी। तो सबसे पहले डिमेरिट ये थी कि ये कानून व्यवस्था जो है लागू कहाँ होनी थी। तो कानून व्यवस्था ये लागू होनी थी कलकत्ता के अंदर, यानी कलकत्ता में रहने वाले निवासी इसके अंदर आ सकते थे। तो बाकी जगह का क्या होता? तो बाकी जगह पे ये होता कि अगर वो लोग चाहते तो क्या करते? तो वो यहाँ पर आकर के अपील कर सकते थे, यानी अगर उनकी इच्छा हो तो यहाँ पर आए, और उनकी इच्छा नहीं है तो वो यहाँ पे ना आए। ये पूरी व्यवस्था यहाँ पे कर दी। अब जब ये सारी चीजें हुई तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई, और उसको लेकर के एक अमेंडमेंट एक्ट यानी संशोधन अधिनियम लाया गया, जिसको कहा गया 1771 का संशोधन अधिनियम। यानी इसके बाद लाया गया 1781 का 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। अब ये संशोधन अधिनियम क्यों लाया गया था? 81 का संशोधन अधिनियम ये क्यों लाया गया? अब ये इसलिए लाया गया कि अगर 1774 में कुछ कमियां रह गई हैं, तो उन कमियों को इस संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो दूर कर दिया जाए। तो एक प्रकार से ये इसका सहायक अधिनियम बना दिया गया। अक्सर ये होता है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ अनदेखे पहलू छूट जाते हैं, और उसको पूरा करने के लिए बाद में संशोधन कर लिए जाते हैं, या बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो पहली चीज क्या हुई, इसमें गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी और पूरी की पूरी 4 सदस्यों की काउंसिल, उसको एक काम दे दिया गया कि कंपनी के राजस्व जो मामले हैं और वो उनकी काउंसिल के द्वारा जो चीजें बनाई जाएंगी वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त हो जाएंगी। तो पहली चीज यहाँ पहला नियम क्या बना, यानी गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, और अभी आपको पता है गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल और राजस्व मामले
यानी ये जो राजस्व मामले हैं ये क्या हो जाएंगे, ये जो है जो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट, इसको हम हिंदी में सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं और शॉर्ट में एससी लिख देंगे, शॉर्ट में एससी, सुप्रीम कोर्ट इस तरह रख देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण से इनको मुक्त कर दिया गया, यानी इनके क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। इसका और मतलब क्या हो सकता है, और मतलब ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये इसलिए कर दिया गया था ताकि जो व्यापार है वो प्रभावित ना हो, और काउंसिल यानी उस समय की संसद आप कह सकते हैं, काउंसिल की भूमिका जो थी वो संसद की तरह थी, तो उसकी सर्वोच्चता भी बनी रहे, क्योंकि व्यापार, साम्राज्यवाद सब कुछ एक साथ लागू करना था। अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि कलकत्ता के जो निवासी हैं या जो निवास क्षेत्र है वही सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है वो कहाँ आएगा, वो आएगा कलकत्ता के अंदर। कहाँ आएगा, कलकत्ता के अंदर। ये यानी कलकत्ता के निवासी ही इसके अंदर के हकदार होंगे सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून माने। अब उसके बहुत सारे रीजन है, अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, रीजन बहुत सारे हैं, बहुत बड़े रीजन हैं जो कि आपको राजनीतिक व्यवस्था के तहत समझने पड़ेंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि कलकत्ता सरकार द्वारा जो है वो कहां कहां और कानून बनाया जाएगा, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून अब बना सकता था। यानी ये बात हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जो सरकार बन रही है वो क्या, कहां रोल प्ले करेगी। तो कलकत्ता की जो सरकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, अब आप समझ लीजिए ये तीनों लगभग एक साथ ही आते थे हमेशा, इनके लिए, तीनों के लिए क्या करेगी, इन तीनों के लिए कानून का निर्माण कर सकेगी, कानून का निर्माण कर सकेगी, राइट। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या था वो भी आपने समझ लिया। अब इसके अलावा एक और चीज हो गई कि प्रांतीय जो न्यायालय है उनकी अपील कहां तक जा सकती है, तो उनकी जो अपील है वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में दायर की जा सकती है। तो प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है, प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल की काउंसिल में की जा सकती थी। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे है, मैं अभी आपको और समझा देता हूं। अब आप समझिए, ये इसलिए किया जा रहा है कि अगर किसी अंग्रेज को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप समझ लीजिए, तो वो उससे छूट जाए, और बड़े लेवल पे भारतीय का पहुंचना लगभग असंभव है। तो ये एक मेन कारण। अब जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ब्रिटेन में और भारत में कई सारे चेंजेस होते चल रहे थे। यानी ब्रिटेन में भी और भारत में भी ये मांग उठ रही थी कि भाई किस तरीके से कंपनी जो है वो भ्रष्टाचार के तहत काम कर रही है और भारतीयों का उत्पीड़न हो रहा है, और तो और अंग्रेजों को ये लग रहा था कि उनके भी राजस्व को जो है मारा जा रहा है। इसको लेकर के फिर से एक वहां सरकार बदली और प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट्स बने, और इसीलिए वहां पे एक फिर से नया एक्ट बनाया गया जिसमें ये कोशिश की गई कि किस तरीके से ब्रिटिश क्राउन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंपनी के कामों को नियंत्रित कर सकता है। इसको लेकर के एक नया एक्ट तैयार हुआ, उसको बोला गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट जब लाया जा रहा है वहां की संसद में, तो उस समय भी यहाँ के गवर्नर जनरल कौन है, गवर्नर जनरल वही है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ के गवर्नर जनरल हैं। ऐसी कंडीशन में जब गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हैं तो क्या चेंजेस हो सकते हैं, आप समझिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स से भी जुड़ा है, ये समझिए। बहुत सारे सुधार हुए थे उनके टर्म्स में, हमारे टर्म्स में वो शोषण ही हो रहा था। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे पहली बार क्या हुई, पहली बार द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई, यानी दो प्रकार की अथॉरिटीज काम संभालेंगी। द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो लागू कर दी गई, द्वैध शासन व्यवस्था, ये हो गया।
अब इसमें क्या होना था द्वैध शासन व्यवस्था में, यानी जो राजनीतिक निर्णय होंगे वो कौन करेगा, राजनीतिक नियंत्रण किसके पास रहेगा और व्यापारिक नियंत्रण किसके पास रहेगा, ये भी समझना जरूरी था। यानी दो अथॉरिटीज यहाँ पर लागू कर दी गई व्यापारिक नियंत्रण, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। राजनीतिक नियंत्रण के लिए पहली बार क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल लागू हुआ, यानी नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इसको आप कह सकते हैं नियंत्रण बोर्ड ये पहली बार लाया गया। अब नियंत्रण बोर्ड कौन लाया है, ब्रिटिश संसद ने इसके लिए वहां पे आदेश जारी किया। और इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा यही वाला, यानी राजनीतिक नियंत्रण रखना। अब राजनीतिक में क्या क्या आ जाएगा, राजनीति में आ जाएगा युद्ध, संधि, हस्ताक्षर, ये सब चीजें यहाँ पर आ गया। और व्यापारिक नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे, वो व्यवस्था वहां पे लगी। अब व्यापारिक जो काम है वो कौन देखेगा, वो देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या आप कह सकते हैं निदेशक मंडल आप कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में इसको निदेशक मंडल के रूप में दे सकते हैं। निदेशक मंडल ये काम देखेगा, ये क्या करेगा, व्यापारिक निर्णय लेगा और राजनीतिक निर्णय। तो एक प्रकार से डायरेक्टली इंटरफेरेंस यहाँ पर हो जाता है। अब इसके अलावा और क्या क्या चीजें आप देख रहे थे और आप क्या क्या चीजें उसमें देख सकते थे, इसके अलावा और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान लाए। हम जो आपको छोटे छोटे इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। पहला महत्वपूर्ण जो प्रावधान था वो क्या था, वो था कि ब्रिटिश आधिपत्य का जो क्षेत्र है वो कहाँ रहेगा, यानी ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र जो है वो बढ़ गया और ब्रिटिश सरकार का भारत में कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण जो है वो पूरी तरीके से आ गया। क्योंकि नियंत्रण बोर्ड जो है उसको भी बहुत सारी ताकतें नहीं दी जा रही थी, फिर भी ये माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस रखना। तो नियंत्रण मंडल क्या देखता, तो नियंत्रण मंडल का काम भी दे दिया गया कि भाई नियंत्रण मंडल जो है वो कौन कौन सा काम देखेगा। नियंत्रण मंडल चूंकि राजनीतिक काम देख रहा है, उसके अलावा भी राजनीतिक मामलों के अलावा वो और क्या क्या देख सकेगा, राजस्व मामले, नागरिक मामले और सैन्य मामले। राजस्व मामले, सैन्य मामले और नागरिक मामले। अब नागरिक मामले ये तीनों इसमें आ गए। यानी एक प्रकार से पिट्स का इंडिया एक्ट जो था वो भारत में लाया गया, भारतीयों के बहुत लाभ के लिए नहीं लाया गया, इंडियंस के वेलफेयर के नहीं लाया गया था। वो मेनली लाने का जो पर्पस था वो क्या था कि किस तरीके से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करेगा। ये छोटा सा रीजन है, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि 1785 में वॉरेन हेस्टिंग चला जाता है कहाँ, वापस। वहां जाकर के उसके ऊपर महाभियोग भी लगता है, पहले ये समझ लीजिए। तो महाभियोग का सामना उसने किया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि भारत में किसको भेजा जाए। तो भारत में कॉर्नवालिस को भेजने की योजना थी। कॉर्नवालिस एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करता था और उसकी कोशिश ये थी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में वो तब जाएगा जब उसके अधिकारों को बढ़ाया जाएगा। तो पहली चीज ये थी कि उसको भेजने के साथ साथ एक और संशोधन अधिनियम लाने की जरूरत पड़ गई, जिसको 1786 का अधिनियम भी कहा जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये अधिनियम लाने की जरूरत ही इसीलिए थी क्योंकि कॉर्नवालिस जो है वो तभी गवर्नर जनरल बनना स्वीकार करता जब उसको ज्यादा व्यापक अधिकार दिए जाते। तो पहली बार क्या हुआ, यहाँ पे एक आदमी को दो अधिकार दिए गए, दो कर्तव्य दिए गए। वो क्या थे कि कॉर्नवालिस जो है वो अब क्या करेगा, कॉर्नवालिस अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल तो रहेगा ही। यानी अगर हम कहें कि वॉरेन हेस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल कौन बना तो वो हो जाएगा कॉर्नवालिस। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या बन गया, वो सेनापति का रोल भी निभाएगा। ये रोल वो क्यों लेना चाहता था, तो ये रोल वो इसलिए लेना चाहता था कि राजनीतिक निर्णय में युद्ध की भूमिका, शक्ति की भूमिका उसके हाथ में रहे, क्योंकि भारत में मराठे और मैसूर के ऊपर उसकी सबसे बड़ी निगरानी थी। तो ये छोटी सी चीज है।
अब गवर्नर जनरल के अलावा और उसको जब ये सेनापति का दे दिया गया तो उसको एक और चीज दे दी गई। वो चीज क्या दे दी गई कि भाई उसको पावरफुल बनने के लिए जरूरी है कि उसको वीटो का अधिकार दिया जाए। तो वीटो का अधिकार तो आप जानते ही हैं, फिर भी इसको सरल कर देते हैं। सरल करने का मतलब ये है कि अब उसको ये अधिकार दे दिया गया कि वो कंपनी के, यानी कंपनी के या काउंसिल के जो नियम है, मतलब अगर काउंसिल ने भी कोई नियम बना के दे दिया तो इनके निर्णयों को रद्द कर सकता है, उसको मानने की कोई उसके ऊपर निर्णय को रद्द कर सकता है। जैसे पहले ये व्यवस्था नहीं थी, मैंने आपको बताया था 1773 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था नहीं थी। तो कुल मिलाकर के ये जो व्यवस्था जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से व्यवस्था काम कर रही थी। अब ये सब हो गया, 1786 का अधिनियम भी लागू हो गया, फिर वापस जरूरत पड़ती है और 1793 का चार्टर एक्ट जो है वो लाया जाता है। 1793 का चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट में कंपनी को धीरे धीरे अपने कब्जे में लाने की बात कही जा रही थी। क्यों कही जा रही थी? उसके बहुत से राजनीतिक निर्णय, वो हिस्ट्री का पार्ट है, ये हम पॉलिटी में पढ़ लें, इसलिए हम इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा पंच कर लेते हैं। इसलिए जरूरत थी क्योंकि दूसरे लोग भी भारत आकर के व्यापार करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां के सांसदों के साथ बहुत संबंध था, तो और व्यापारियों ने संबंध बना लिया था, क्राउन तक पहुंच गया था। छोटी सी बात है, अब बाद में समझते हैं। फिर क्या हुआ? फिर इसमें ये चार्टर लाया गया तो उसमें हुआ कि भारत पर जो व्यापार का अधिकार कंपनी को मिला है वो 20 वर्षों, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर व्यापार का एकाधिकार या ट्रेडिंग मोनोपोली, व्यापार का एकाधिकार जो था वो 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब इसमें दो चीजें हैं। इसमें यह है कि कंपनी का लाइसेंस या कंपनी का लाइसेंसीकरण अलग है, व्यापार पे अधिकार जो है एकाधिकार अलग है। यानी अभी अगले 20 वर्षों में कोई और ब्रिटेन की कंपनी भारत आकर के व्यापार नहीं कर सकती। इसका छोटा सा मतलब ये है। फिर क्या था कि नियंत्रण बोर्ड के जो सदस्य हैं, इनका जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। नियंत्रण बोर्ड वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो लोग हैं, इनका वेतन जो है वो कहां से दिया जाएगा? इनका वेतन जो है वो दिया जाएगा भारतीय राजस्व से। ये यानी इंडिया में रहकर के जो ब्रिटिश कंपनी अर्न करेगी, इंडिया में रह के इंडिया से लेगी, लेकिन उसकी जो सैलरी है ब्रिटिश अधिकारियों की वो यहां से दी जाएगी। ये इसलिए व्यवस्था की गई कि इस भारत के धन को ज्यादा से ज्यादा वहां की सरकार और कंपनी दोनों लोग उपभोग कर सकें। तो ये व्यवस्था जब लागू हो गई तो इसमें मेन प्रोविजन दो ही लाए गए। वैसे तो बहुत सारे प्रोविजन हैं, हम आपको मेन बता रहे हैं। तो उस मेन प्रोविजन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 20-20 वर्षों के हिसाब से पढ़ना था। तो अगला अगर इसमें 20 जोड़ दें तो अगला जो एक्ट आएगा वो आएगा 1813 का चार्टर एक्ट। तो जैसे जैसे ये एक्ट आप पढ़ रहे हैं, आपको गवर्नर जनरल का शेड्यूल भी पता होना चाहिए कि गवर्नर जनरल कैसे कैसे आ रहे हैं। तो जब 1813 का चार्टर एक्ट आ जाता है, इस समय गवर्नर जनरल हो जाते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो है, अगर आप देखें तो इनका टाइम पीरियड जो है 1813 से 23 का रहा है, 10 ईयर्स। और जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, इन्होंने सब श्रेष्ठता की नीति जो है वो लागू की थी। अब इसमें क्या होने वाला था? अब इसमें बहुत सारी चीजें लाई जाने वाली थी। जैसे नंबर 1 क्या था कि कंपनी का व्यापार पर, कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार, व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार मैंने जैसे क्वेश्चंस आए हैं वैसे बताया है, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन अपवाद क्या था? अपवाद दो चीजें थी, यानी अपवाद था चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार। इस पर अभी भी कंपनी अभी भी इसका एकाधिकार रखी थी।
कंपनी का एकाधिकार था। ये आप दो चीजें ऐसे समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन आया है उस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि पहली बार क्या होने जा रहा था? पहली बार क्या होने जा रहा था? भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए का अनुदान, रुपए 1 लाख का जो अनुदान है वो दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, कि भाई भारतीय शिक्षा पे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, कहाँ खर्च होने हैं ये बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं है। फिर इसके अलावा एक और पॉइंट था, वो पॉइंट क्या था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दी गई। धर्म का प्रचार यानी अब वो ईसाई धर्म का खुल के प्रचार कर सकते थे, अपनी संस्थाएं स्थापित कर सकते थे। और क्या हुआ? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का एकाधिकार जो था वो आपको पता है समाप्ति हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इसके पहले उन्होंने मिशनरियों के होते हुए भी सारे काम करने की अनुमति दी थी धर्म का प्रचार छोड़ करके। तो ऐसा क्या हो रहा था? मिशनरीज पहले से मिशनरीज यहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह था कि उन्हें धर्म का प्रचार करने की अनुमति नहीं थी, राइट? वो और शिक्षा का काम कर सकती। तो यहाँ पे और काम क्या किया गया? जो नियंत्रण बोर्ड है उसका विस्तार कर दिया गया। नियंत्रण बोर्ड का यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का विस्तार कर दिया गया। ये ध्यान रखिए, ये वहां की संसद की तरह काम कर रही है, विस्तार कर दिया गया। इसके अलावा एक पॉइंट क्या हुआ कि अंग्रेज जो है वो बिना अनुमति पत्र के भारत में निवास और संपत्ति अधिग्रहण कर सकते थे। अंग्रेज अब बिना अनुमति पत्र के क्या कर सकते हैं? निवास कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? संपत्ति का अधिग्रहण भी कर सकते, मतलब संपत्ति खरीद सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी? ये सारी चीजें काम करेंगी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एकदम से नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुअल तरीके से कर रहे हैं, यानी इसकी जो प्रक्रिया है उन्होंने धीरे रखी। इसका रीजन ये है क्योंकि भारत में बहुत सारी अंग्रेजी रियासतें, राज्य जो है वो इनके अधीन होते जा रहे हैं। तो उसमें ये भी देखना कि कोई विद्रोह तो नहीं कर देता। अगर विद्रोह नहीं करता है तो भी वो किस तरीके से इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ये सारी चीजें चल रही थी। तो उसके बाद ये देखा गया कि भाई, और इसमें एक पॉइंट और कर दिया गया था कि अब कंपनी का जो लाइसेंस है वो 20 वर्षों के लिए रिन्यूअल कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर कंपनी पे जो भारत पे व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त हो चुका था। अब नई चीज क्या आती है? नई आती है 1833। अब ये बहुत है, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट, ये इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस समय इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वो हो चुका है विलियम बेंटिक। यानी अब जो विलियम बेंटिक है वो क्या कर रहा है? वो यहाँ का गवर्नर जनरल बन चुका है। अंग्रेजों की बहुत अच्छी पॉलिसी क्या थी कि वो हम लोगों पे लगातार, हम लोगों को दबाव में रखते थे, हम लोगों के ऊपर कब्जा करते रहते थे, फिर बीच में कुछ सुधार नाम का वो झोंका लाते थे जिससे भारतीयों का ध्यान वहां से हट जाए और भारतीय लोग ये मानने लगे कि अंग्रेज लोग वास्तविकता में भारत में सुधार करना चाहते हैं, जबकि ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं थी। वो प्रशासनिक एकरूपता और प्रशासनिक स्थिरता के लिए ऐसा काम करते थे। कुल मिला के ये जब आप ये देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि विलियम बेंटिक जो है बेसिकली एक व्यक्तित्व था, एक गवर्नर जनरल था, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि वो अंग्रेज था, इसलिए उसका कभी भी बहुत बड़ा मोटिव इंडिया के सपोर्ट में नहीं हो सकता था। अब क्या किया गया? अब इसमें पहला पॉइंट जो यहाँ पे लाया गया वो ये लाया गया कि कंपनी का व्यापार पर, कंपनी का भारत में व्यापार पर पूर्ण
अब ये पूर्ण शब्द जो है, कंप्लीटली पूर्ण एकाधिकार जो है वो समाप्त कर दिया गया, एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, राइट। ये पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था, पहले था एकाधिकार समाप्त, तो पूर्ण, यानी चीन और चाय वाला सिस्टम भी यहां से खत्म हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो अब तक कानून अलग अलग बना सकती थी, उनसे वो चीजें वापस ले ली गई, यानी भारत में कानून या विधि, कानून बनाने की प्रक्रिया का केंद्रीकरण कर दिया गया, यानी अब सिर्फ और सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है, यानी जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है वही कानून बना पाएगी, बाकी बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी वो कानून नहीं बना सकती, ये मतलब है। फिर ये बोला गया कि भारत में जो सिविल सेवक हैं, यानी भारत में सिविल सेवकों, जो जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, सिविल सेवकों का जो चयन है, वो खुली प्रतियोगिता के द्वारा होना है। किसके द्वारा? ओपन। ये इन्होंने व्यवस्था लागू करी, लेकिन अंग्रेजों ने ही इसका विरोध करना चालू कर दिया, तो ये व्यवस्था बाद में जो है इसको वापस ले लिया गया, यानी वो प्रावधान समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ, पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक अतिरिक्त सदस्य, जो है वो जोड़ा गया। वो क्या था? वो जोड़ा गया विधि सदस्य, यानी एक विधि सदस्य जोड़ा गया जिसको कानूनी जानकारी थी, विधि सदस्य। और वो सदस्य कौन बना? वो सदस्य बना मैकॉले, यानी मैकॉले जो है वो विधि सदस्य बना दे। और इसके बाद ही क्या हुआ, एक और बात हुई कि पहला विधि आयोग, यानी प्रथम विधि आयोग जो है, अब आप सोचेंगे विधि आयोग क्या करता है, तो प्रथम विधि आयोग जो है वो स्थापित किया गया 1834 में, जिसके अध्यक्ष जो है बनाए गए मैकॉले। ये अब मैकॉले इसलिए अध्यक्ष बनाए गए, वो जानेंगे कि पहले जो कानून बने हैं उनकी भारत में क्या व्यवस्था है, आने वाले समय में भारत में किस प्रकार के कानून बनने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन इन सारी चीजों को भी क्यों जोड़ा जा रहा है? इन सारी चीजों को इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि कानून बनाने की जब प्रक्रिया सेंट्रलाइज हो जाएगी, तो यही कानून पूरे भारत में एक तरह से लागू होने की संभावना होंगे, लेकिन कई सारी विषमताएं भी थी उस समय, तो ये सारी चीजें उस समय देखने को मिलती हैं। अब हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे हुआ कि भाई कंपनी जो है वो फिर से रहेगी, लेकिन वो उस प्रकार से पूरा नियंत्रण नहीं रखेगी, खाली एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह रहेगी। और इसके बाद 1853 में एक और चार्टर एक्ट लाया गया, यानी अगला जो चार्टर एक्ट था वो कब लाया गया? वो लाया गया 1853, 20 वर्षों के बाद का चार्टर एक्ट। अब ये चार्टर एक्ट क्या करेगा? ये चार्टर एक्ट एक काम करेगा कि भाई ऐसा है कि अब हम भारत में किस तरीके से फैल जाएं, क्योंकि लगभग पूरा भारत इनके कब्जे में आ चुका है। लेकिन फिर से हम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो यहाँ पर अब भारत का गवर्नर हो चुका था लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी जब यहाँ पे गवर्नर जनरल हो चुका था, तो वो पूरे भारत को एक साथ अपने कंट्रोल में लाना चाहता था। लगभग आधे से ज्यादा भारत, हमारे जो राजा महाराजा नवाब और भी जो लोग थे, सुल्तान बादशाह, सब लगभग उनके कब्जे में हो चुके थे, कुछ ही बचे थे। तो पंजाब का अधिग्रहण भी इन्होंने पूरी तरीके से कर लिया था। अब इसमें क्या क्या चीजें आई कि ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। यानी पहला जो व्यवस्था क्या की गई कि अब संसद किसी भी समय कर सकती है, तो जो संसद को
संसद को किसी भी समय क्या करने का अधिकार मिल दिया गया? किसी समय भारत में कंपनी के अधिकार को समाप्त करने का, यानी कंपनी के अधिकार को समाप्त करने का अधिकार मिल गया कि भैया उस कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार मिल गया। ये पहला पॉइंट तो ये है, यानी किसी भी आने वाले समय में अंग्रेज डायरेक्ट यहाँ पे रूल कर सकते थे, जो कि आप देखते हैं कि 1858 में हुआ भी। इसीलिए कहा जाता है कि क्या अंग्रेज लोग, यानी वहां की जो सरकार थी, क्या वो वेट कर रही थी, या उसने कंपनी को पहले ये सब रास्ता बनाने का एक सिस्टम सौंप दिया था कि बाद में हम हड़प लेंगे? ये सारी क्वेश्चन उभरते रहते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट ये था कि भारत में विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग अलग कर दिए गए, यानी विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य, विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य जो थे वो अलग अलग कर दिए गए। अब जब अलग अलग हो जाएंगे तो इसके लोग अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 6 नए विधान परिषद सदस्य जोड़े गए। नए विधान परिषद सदस्यों को यह दिया गया कि 4 प्रतिनिधियों का चुनाव जो है बंगाल, बंबई, मद्रास और आगरा से होगा। तो सबसे पहली चीज क्या थी कि 6 विधान परिषद के सदस्य जोड़े गए। 6 सदस्यों को विधान परिषद जो है वो बनाया गया, और इसमें से जो 4 सदस्य हैं वो क्या करेंगे? उनका चुनाव बंगाल, बंबई, 4 का चुनाव कहां से होगा? 4 का चुनाव कहां से होगा? अब यही चीज याद करने वाली होती है जब आपको ये सारी चीजें याद करनी होती है। बंगाल, बंबई, मद्रास। अब आप सोचेंगे चौथा कौन सा होगा? आप गैस कर सकते हैं, चौथा है आगरा। तो चौथा जो आगरा क्यों रखा गया? क्योंकि नॉर्थ से भी एक बड़े स्टेट को रखना था, और आपको पता है कि नॉर्थ में दिल्ली जो है वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। थोड़ा सा भाग जो बचा था वो आगे आप पढ़ ही जाते हैं कि वो किस तरीके से बहादुर शाह जफर के पास पहुंच जाता है। इसके अलावा क्या हुआ? सिविल सेवकों की खुली भर्ती शुरू की गई। सिविल सेवकों की खुली भर्ती शुरू की गई। ठीक है, ये और मैकॉले समिति बनाई गई। मैकॉले समिति बनी 1854 में। मैकॉले समिति बनी 1854 में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे चीजें होती, लेकिन हम आपको मेन में बता रहे हैं। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो कंपनी के लोग थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो संख्या थी 24 से 18 कर दी गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या जो है 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। ये, और आप इस प्रकार से आप देखते हैं कि लगभग आधा का आधा जो कानून बनाने का जो सिस्टम था वो यहां तक पूरा हो जाता है। तो ये भी आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे कि 1858 यानी विद्रोह के बाद का समय, विद्रोह जो हुआ था के बाद का जो समय है, इसमें कैनिंग जो था वो गवर्नर जनरल था, और 1858 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया था, यानी इसको भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। तो ये 2 भागों में पूछा जाता है मेंस में भी, भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। और ये भारत सरकार अधिनियम क्यों कहा जाता है इसको भी हम समझेंगे, क्योंकि अब हम पूरी तरीके से अंग्रेजों के अधीन आ चुके थे। तो यहाँ पे तो हम लोग बात कर रहे थे कि 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है वो
किसके हिसाब से भारत शासन अधिनियम हो गया? पहली बात ये समझना है कि ये ब्रिटिश भारत है, यानी ब्रिटेन के हम उपनिवेश हो गए, अब हम डायरेक्टली वहां पे जुड़ गए थे। सबसे पहली बात ये है, आप सबको पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब 1858 की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग का शासन चल रहा है। अब उसमें क्या हुआ कि अब हम डायरेक्ट जब जुड़ गए तो ये बात तय की गई कि कंपनी ने कुछ काम गलत किए होंगे या कुछ कामों का प्रभाव गलत पड़ा होगा, उसकी वजह से विद्रोह हुआ, इसलिए कंपनी को हटा दिया जाए। हालांकि वो 1853 में ये घोषणा कर चुके थे कि जब तक चाहेंगे तब तक हम हटा देंगे। तो अब क्या होता है? अब ये होता है कि पहली चीज ये हो जाती है कि पहली बार इसको विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भी कहा जाता है, यानी महारानी ने ये घोषणा कर दी थी कि भाई अब हम भारतीयों के लिए क्या करेंगे, क्योंकि भारत की प्रजा जो है वो अब ब्रिटिश प्रजा हो गई है। तो अब क्या हुआ, महारानी जब विक्टोरिया के अधीन हम सब हो गए तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार का भारत पर सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। ब्रिटिश सरकार का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। क्या हो गया? प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। पहले आप ये समझ लें कि डायरेक्ट नियंत्रण क्यों हुआ, क्योंकि अब हर चीज के लिए वहां की सरकार जिम्मेदार होती। अगर यहाँ पे कुछ अंग्रेज गलत करते तो ये माना जाता कि वहां की सरकार गलत कर रही, इसलिए अब हर फैसले जो है सोच समझ के होने थे। अब यहाँ एक नियम बना दिया कि जब प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया तो भारत का शासन किसके हिसाब से चलेगा? भाई ब्रिटिश सरकार के हिसाब से चलेगा। लेकिन यहाँ पे कौन संभालेगा? तो भारत का जो शासन है वो वायसराय संभालेगा। वायसराय का मतलब ये हो गया कि उसको एक एडिशनल पोस्ट मिल गई वायसराय की। अब जब भारत का शासन वायसराय संभालेगा तो प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय हो गया। लेकिन अगर आप इसको ये कहें कि लॉर्ड कैनिंग वायसराय है तो क्या और भूमिकाएं अपनी नहीं करेगा? तो और भूमिकाएं भी करेगा। ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जब चल रही थी तो उसमें ये सोच लिया गया कि भाई अब हम कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पे जाके रुकेंगे, किसको हम मोटिवेट करेंगे, किसके जरिए हम अपना शासन चलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। इसके अलावा इसमें क्या किया गया कि इसको भारतीय जो स्वतंत्रता है उसका मैग्ना कार्टा कहा गया। यानी इसमें बहुत सारी ऐसी घोषणाएं कर दी गई जिससे ये पता चल गया कि भाई अब भारत के लोग जो है वो पूरी तरीके से साफ सफाई के साथ शांतिपूर्वक रहेंगे, ऐसा उनका मानना था। हम लोग तो रही रहते। अब क्या हुआ, जब भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया है तो क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें भारतीयों को बहुत सारी स्वतंत्रताएं देने की घोषणा कर दी गई। तो भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा, स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा इसको कहा गया है। अब ये जो वायसराय है ये क्या करेगा? ये जो है जो वहां से आदेश आएंगे उनको पूरी तरीके से भारत में अंग्रेजी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बनकर के, प्रतिनिधि बनकर के संभालेगा। इसके साथ ही साथ वहां पे क्या हो गया, एक और चीज कि पहली बार भारत सचिव, यानी जिसकी पोस्ट जो थी एक मंत्री की तरह थी, भारत सचिव जिसकी पोस्ट एक मंत्री की तरह थी, उसके नए पद का सृजन कर दिया गया। नए पद का सृजन कर दिया गया। ये बहुत एक बड़ी बात हो गई थी, नए पद का सृजन हो गया। इसके अलावा क्या होने वाला था, जब भारत का राज्य सचिव, भारत के जो सचिव का नए पद का सृजन हो गया तो भारत का राज्य सचिव होगा। और भारत के राज्य सचिव में क्या होगा? ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री के बराबर इसको दर्जा मिलेगा। और इसके साथ राज्य सचिव को 15 सदस्यीय परिषद की सहायता मिलेगी। इसको क्या मिलेगी? 15 सदस्यीय परिषद की सहायता मिलेगी। 15 सदस्य हो जाएंगे ये। अब ये उसी तरीके से काम करेगी जैसे आपने सुना था कि किस तरीके से काउंसिल काम कर रही थी जब उसके पास 4 सदस्य थे। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, निदेशक मंडल व नियंत्रण बोर्ड
नियंत्रण बोर्ड जो थे इनका समापन हो गया। नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। ये क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि यही लोग जो है, यही लोग मिलकर के क्या बन गए? ये बन गए। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। आपको सीधे सीधे समझ लेना है कि भाई इनकी जरूरत क्यों पड़ रही थी। तो आप लोग इसको लिखते भी चाहें, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो ये पूरी जब चीजें हो गई, इसके बाद फिर से एक उम्मीद सजी कि भाई भारतीयों को प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, क्योंकि अब जब भारतीय लोग वहां के नागरिक हो गए हैं, कहाँ के नागरिक हो गए? ब्रिटिश शासन के नागरिक हो गए हैं। ऐसी कंडीशन में भारतीयों को जब तक शासन में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, वो ब्रिटिश साम्राज्य का अपने आप को हिस्सा कैसे मान पाएंगे? इसलिए अब क्या लाया गया? भारत परिषद अधिनियम 1961। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1961। ये क्यों लाया गया? ये इसलिए लाया गया कि अब, सॉरी 1861, इसको आप चेंज शब्दों का स्किप कर दें इसको, और 1861 हुआ। अब इसमें क्या हुआ? इसमें बहुत सारी चीजें इसलिए लाई गई क्योंकि भारतीयों को पहली बार प्रशासन में हिस्सेदारी मिलने जा रही है। इससे सबसे पहली चीज क्या हुआ कि विधि निर्माण में क्या हो गया? विधि निर्माण में पहली बार किसको शामिल किया जाएगा? भारतीय को शामिल किया जाएगा। लेकिन ये आम भारतीय नहीं है, ये कोई राजा महाराजा इस टाइप का होगा। तो प्रथम बार भारतीय को शामिल किया जाएगा किसमें? विधि निर्माण में। अब तक भारतीय लोग शामिल नहीं थे। तो ये एक सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, क्योंकि अब भारतीय लोग वहां की प्रजा होते जा रहे हैं। इसलिए अब क्या है, इसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार भी होगा, तभी वहां लाना है किस तरीके से लाना है। लेकिन गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है वो विशेष लोगों के लिए है, और जो जो ये विधान परिषद है ये अलग लोगों के लिए है। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ, कि कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। कार्यकारी परिषद का विस्तार। अब इसमें विस्तार कैसे होगा ये भी आपको समझ लेना है। भाई आपने पढ़ लिया था कि 5 सदस्य हो गए थे, 4 वो थे, वो एडिशनल लाया गया था। चौथा मतलब के बाद जो अलग लाया गया था सदस्य, वो जो है एडिशनल हो गया था। अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया 5वां सदस्य जो है न्यायविद होगा। इसमें जो विस्तार हुआ, इसमें 5वां सदस्य जो है वो क्या होगा? वो न्यायविद होगा। न्यायविद होगा। न्यायविद और न्यायाधीश में अंतर है, ये समझ लीजिएगा। न्यायविद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया गया कि भारत और बंबई को फिर से, भारत में बंबई और मद्रास, इनको दोबारा से पुनः कानून बनाने की, यानी विधि निर्माण करने की शक्ति दे दी गई। अब विधि निर्माण की शक्ति क्यों दे दी गई? क्योंकि अब भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से तो चल रहा है। यहाँ पे जब उसका डिवीजन हुआ है तो वहां पर भी कानून बनाने का काम जारी रहेगा। इसीलिए ध्यान रखिए कि भारत में जो हमारे राज्य हैं, प्रांत हैं, इनको इंग्लिश में स्टेट कहा जाता है। यही एक कारण है। खैर बहुत सारे कारण है, उसमें एक कारण है। फिर क्या था कि यहाँ वायसराय को एक अध्यादेश बनाने की शक्ति दे दी गई। यानी अध्यादेश बनाने की जो शक्ति है किसको दे दी गई? अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास करने की, अध्यादेश बनाने की शक्ति जो है, जारी करने की या अध्यादेश बनाने की, ये शक्ति जो किसको दे दी गई? ये दे दी गई, किसको दे दी जाएगी? वायसराय को मिलेगी कि गवर्नर जनरल को मिलेगी? तो ये वायसराय को मिल जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, वायसराय को दे दी गई। अब इससे क्या होगा? पहली बार विभागीय यानी पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। विभागीय प्रणाली की शुरुआत, पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी हर एक विभाग के लिए एक अलग मंत्री। इसका मतलब क्या हुआ? अलग
अलग विभाग और हर विभाग का एक अलग मंत्री होगा, ये इसका मतलब है। आपको पता है? थैंक यू। फिर हम लोग और क्या देख सकते हैं, इस प्रकार के नियम जब बनते चल रहे थे तो समय समय पर भारतीयों को ज्यादा प्रतिनिधित्व लेकिन कंट्रोल वाला प्रतिनिधित्व देने की बात हो रही थी। ये इसलिए किया जा रहा था कि भारतीय लोगों को अगर अचानक ही मिल जाएगा तो वो स्वतंत्रता की तरफ जा सकते हैं, इसलिए भी उनको कंट्रोल करना जरूरी था। तो अब इसके बाद 1892 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया। क्या लाया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। अब समझ लीजिए कितना चेंजेस जो हैं इसके बीच में हुए होंगे, क्योंकि जब आप 1861 में ला रहे हैं और 1892 में ला रहे हैं, इसके बीच का अंतर आप समझिए कितने हैं, लगभग 31 साल का अंतर है। क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक फेरबदल हो चुके हैं, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी, बहुत सारे स्थानीय समितियों का गठन हो चुका है, बहुत सारे संस्थाएं स्थापित हो चुकी, बहुत कुछ हो चुका है। अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसमें क्या हुआ कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में क्या हुआ, गैर सरकारी सदस्यों में वृद्धि जो है वो हो गई। क्या हुआ? सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ कि केंद्रीय यानी सेंट्रल और प्रांतीय, अब ये दो प्रकार की क्यों बोली गई, क्योंकि अलग अलग जगह कानून निर्माण करने वाली संस्थाएं अलग अलग हैं। तो इसके विधान परिषद में क्या हो गया, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, विधान परिषद में क्या हुआ, जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, सदस्यों की संख्या में वृद्धि, ये इसमें हो गई। ये इंपॉर्टेंट चीजों के हिसाब से हम आपको बताते चल रहे हैं। फिर क्या होता है, फिर उसमें एक और चीज हो जाती है कि इनकी नियुक्ति कौन होगी। इनकी नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, वो करेगा वायसराय। तो ऑब्वियस चीज है कि जब नियुक्ति अपॉइंटमेंट वायसराय करेगा तो वो अपने पसंदीदा लोगों को चुनेगा, ना कि हमारी इच्छा पे चुनेगा। ये भी आप समझ लीजिए। अब हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये तो पहला पॉइंट था जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें क्या हुआ, एक निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। कैसे? निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया कि उसको निर्वाचित किया जाएगा। निर्वाचित या निर्वाचन पद्धति का आरंभ, कि किस तरीके से निर्वाचित किया जाए, उसका निर्वाचन कैसे होगा, ये भी पद्धति यहां से शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, पहली बार प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? पहली बार प्रश्न पूछने और बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार इसमें पहली बार दे दिया गया। इससे क्या होगा, अब आप सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा आसान चीज है। आसान चीज नहीं है। ये इसलिए मनाही की गई थी कि भारतीय लोग को जो बताया जा रहा है सिर्फ उतना समझे। अगर वो उससे ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठना चालू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही थी। इससे फिर बाद में क्या होता है, ये इसलिए किया गया कि विधान परिषदों को सीमित मात्रा में कुछ अधिकार भी दे दिए जाए। तो ये इसलिए पूरा सिस्टम लागू किया गया। अब हम लोग इसी सिस्टम पे देखें कि और क्या क्या चीजें इसके बाद लागू होती हैं। तो उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया गया। आपने पढ़ा ही है, या जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1909 और इसको बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार। अब इसमें मार्ले कौन है वो समझ लो और मिंटो कौन है। तो मार्ले जो है ये है भारत सचिव, जिनको आपने भी नियुक्ति करा दी थी 1858 में,
और मिंटो जो है वो हो गए वाइसराय, जिनको आप गवर्नर जनरल भी कह रहे हैं। ये तो ये कहानी जो है यहाँ पे शुरू हो जाती है। फिर हम लोग देखें इसमें क्या क्या नियम कानून यहाँ पे लाए गए। तो इसमें सबसे पहला कानून क्या लाया गया था कि केंद्रीय और विधान जो परिषद है उनका विस्तार होगा। विधान परिषद सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो केंद्रीय और प्रांतीय, ये जो आप पढ़ रहे हैं इसके अनुसार प्रांतीय, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। विधान परिषद का विस्तार करने का मतलब हो गया कि इसमें सदस्य जो हैं वो बढ़ाए जाएंगे। परिषदों का विस्तार, जब सदस्य बढ़ाए जाएंगे तो बस यहीं पर पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी। दूसरा था कि पूरक प्रश्न, यानी पहले जो है एक ही प्रश्न पूछ सकते थे, अब क्या था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था। यानी अगर किसी ने कोई और क्वेश्चन पूछ दिया तो उस पर भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ये पहली चीज है। अब इसके अलावा और क्या हुआ, पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया, जो कि आप अक्सर सुनते हैं, जिससे क्वेश्चन आता है पृथक निर्वाचक मंडल। यहीं से वो पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाती है जिससे भारत का पाकिस्तान का विभाजन हो गया। पृथक निर्वाचक मंडल का गठन हुआ और यहीं से ये शुरुआत की गई कि भैया मुसलमानों के लिए भारत में अलग से एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं अलग अलग नामों से जानते हैं, कि अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का। सांप्रदायिक क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को पहली बार धर्म के आधार पर अलग से अधिकार दिया गया था निर्वाचन, तो उसको बोला गया। प्लस मुसलमानों को, यानी मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ये यहीं से पॉलिटिक्स कर दी गई, और जो पॉलिटिक्स जो है आगे चल करके विभाजन का आधार बन जाती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट और बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखें इसके अलावा क्या इसके परिणाम हो रहे थे। तो भारत में इसका विरोध बहुत ज्यादा हुआ, और पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य जोड़े गए। यानी पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद। अब कार्यकारी परिषद में जाना किसी भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात थी। कार्यकारी परिषद का गठन, और में पहली बार कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय की नियुक्ति। अब ये प्रथम भारतीय की जो नियुक्ति हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो दर्जा है वो कितना बड़ा हो गया होगा। और इस हिसाब से पहली बार भारतीय जो व्यक्ति रहे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, जिन्हें विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये जो थे ये पहले विधि सदस्य के रूप में जोड़े गए। तो आप समझिए किसी भारतीय के वहां तक पहुंचने की कितनी अहम प्रक्रिया होगी, कितना बड़ा नाम होगा। अब इसी एक्ट को सर्वनाश करने वाला एक्ट भी कहा महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने क्या बोला, महात्मा गांधी जी ने कहा कि भैया ये जो एक्ट है ये सर्वनाश करने वाला एक्ट है, क्योंकि सबको समझ में आ गया था जो कि किस प्रकार सांप्रदायिक आधार पर भारत को बांटने की कोशिश की जा रही है। सर्वनाश करने की कोशिश करने वाला एक्ट, या सर्वनाश करने वाला एक्ट, ये महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में कहा था। फिर हम लोग देखते हैं 1909 में जब पृथक निर्वाचक मंडल लाया गया, पहली बार सांप्रदायिक आधार पर इसको लाया गया, तो ये मान लिया गया कि भैया अब आने वाले समय में इसके और घातक परिणाम होंगे। इसलिए क्या हुआ, अगला जो एक्ट आता है वो अगला एक्ट तब आता है जब प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हो चुका होता है।
और उसमें भारतीयों को रोल को लेकर के हम लोग कभी और डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक एक्ट बनता है जिसको भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इसको लगता है भारत सरकार अधिनियम 1909 1919 1919 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों बोला गया है ये भी आप समझ लीजिए। चेम्सफोर्ड जो है वो क्या है, वो है वाइसराय, वाइसराय है। और मॉन्टेग्यू क्या है, मॉन्टेग्यू है भारत सचिव। तो इस प्रकार से इसका नाम जो है वो ये रख दिया गया। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान जो है वो किए जा रहे थे, किस लिए इनको लाया जा रहा था, क्या क्या नई चीजें शामिल हो रही थी। तो पहली बार इसमें एक व्यवस्था लागू की जा रही थी जिसमें द्वैध शासन जो है वो प्रांतों में प्रारंभ किया जा रहा था। यानी प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया। ये पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ हो गया। यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में दो चीजें वहां पे काम करेंगी। फिर केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी प्रणाली लाई गई। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी प्रणाली, केंद्रीय स्तर पर द्विसदनी प्रणाली। अब वहां द्विसदन, दो सदन हो जाएंगे, द्विसदनी प्रणाली, जो कि आप देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा के रूप में बाद में आप उसको पढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, केंद्रीय स्तर पे और हस्तांतरित, यानी केंद्रीय विषय और हस्तांतरित सब्जेक्ट। तो फिर क्या हुआ, प्रांतीय, अब ये जो विषय है ये क्या कानून बनाने की बात हो रही है कि किन विषयों पे कानून बनाया जाएगा, इसलिए बोला जा रहा है कि प्रांतीय जो विषय है वो विभाजित कर दिए गए। जैसे सूचियां आप आज देखते हैं कि किन विषयों पर कौन कानून बनाएगा। तो क्या हो गया भाई, एक हो गया केंद्र के लिए, जिसपे केंद्र के लोग केंद्रीय स्तर पे बनाएंगे, ठीक है, केंद्रीय स्तर पे बनाएंगे, तो केंद्रीय स्तर वाले ये बनाएंगे। और दूसरा क्या था, हस्तांतरित, ये दो प्रकार के। फिर क्या हुआ, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था सीमित मताधिकार द्वारा चालू की गई। यानी अगर बात करें डायरेक्ट उसकी इलेक्शन की, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन यहां से प्रारंभ होता है और सीमित मतदान, यानी जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं उनके लिए बात की जा रही, सीमित मतदान की बात यहां पर हो रही है। फिर है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था कर दी गई, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था कर दी गई, प्रिंसेस व्यवस्था कर दी गई। बहुत सारी चीजें हो रही थी और हर प्रकार से ये कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को किस तरीके से इंगेज रखा जाए जिससे वो बहुत ज्यादा स्वतंत्र होने की बात ना सोचे, लेकिन कुछ ना कुछ उनको मिलता रहे। फिर केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी यहीं पे किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया, राइट। तो आपको समझ में आने लगेगा कि किस स्तर पर राजनीति चल रही थी और किस स्तर पर भारतीयों को ठगने की कोशिश हो रही थी। इसी एक्ट को जब हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये देखेंगे कि इस एक्ट में बहुत सारी चीजें लाई गई थी। पहली बार पृथक जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 में हुई थी उसमें कुछ और लोग जुड़े थे, लेकिन ये मेन है तो मैंने मेन बता दिया। फिर हम लोग बात करेंगे कि
अगला एक्ट जो लाया गया वो कौन सा था? अगला एक्ट की बात करें तो अगला एक्ट कौन सा लाया गया? तो अगला एक्ट सबको पता है कि 1919 के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 ये 1935 बहुत सारी चीजों की व्यवस्था इसमें की गई। आप इसको इस तरह से जान सकते हैं कि भारतीय संविधान का लगभग 2/3 भाग जो है वो पहले ही बन चुका था। तो आप समझते थे भारतीय संविधान जो बाद में बना है उसमें से 2/3 चीजें पहले ही बन चुकी हैं, तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव हुआ कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। अखिल भारतीय संघ, अब ये जो संघ है ये क्या होगा? ये संघ उसी प्रकार बनाने की कोशिश हो रही है जिसको आप आर्टिकल 1 में देखते हैं। अखिल भारतीय संघ बनाने की घोषणा की गई कि एक अखिल भारतीय संघ बनेगा, हालांकि वो संघ कभी आ ही नहीं पाया, तो इसकी स्थापना की बात हुई। फिर हुआ प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात कही गई कि प्रांतीय, अभी आपने केंद्रीय पढ़ी थी, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का गठन, लोक सेवा आयोग का गठन, इसकी बात की जा रही थी कि यार इसको भी एक बनना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए, बहुत सारे पॉइंट में 2 पॉइंट हो गए। फिर तीसरा क्या है? द्विसदनी व्यवस्था कई प्रांतों में लागू कर दी गई, यानी बंबई, बंगाल, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और बिहार, ये संयुक्त प्रांत, इसको ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। फिर बंबई, फिर बंगाल, फिर मद्रास, उसके बाद बिहार, ये मेन है। और यहां पर क्या कर दी गई? यहां पर ये कोशिश की गई कि यहाँ पे द्विसदनी व्यवस्था जो है प्रारंभ कर दी जाए। यहाँ पे द्विसदनी, 2 सदन वाली व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव कर दिया गया। फिर क्या कर दिया गया कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, अभी तक प्रांत में लाई गई थी द्वैध शासन प्रणाली, अब यहाँ केंद्र में लागू कर दी गई। यानी उल्टा हो रहा है। पहले क्या होता कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली और केंद्र में द्विसदनी, अब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, प्रांतों में द्वैध शासन चालू हो गया। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन की जो, और प्रांतों में सॉरी द्विसदनी व्यवस्था हुई, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हो गई। यानी ये प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई, अब द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, द्वैध शासन की समाप्ति ये कर दी गई। इसके अलावा जब द्वैध शासन की समाप्ति हुई तो प्रांतों में उत्तरदायी सरकार, यानी जब उत्तरदायी की बात हो रही है तो इलेक्शन आगे होना है, उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। यानी आगे जो है क्या होगा? इलेक्शन वाली सरकार आने वाली है। उत्तरदायी का मतलब ये हो गया चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, आप समझ लीजिए। फिर क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार कर दिया गया। ये तो आपको पता ही है कि लगातार किया जा रहा था। तो क्या हो गया? सांप्रदायिक, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसका विस्तार कर दिया गया। ठीक है, ये बहुत जरूरी था क्योंकि भारत को बांटना है, तो इसको विस्तार करते चल रहे हैं। इसमें हरिजन को, सिखों को, ईसाइयों को, सबको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। फिर इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति हो गई। इंग्लैंड में भारत परिषद जो है समाप्त कर दी गई, जो कि 1858 में आपने देखी थी भारत परिषद की समाप्ति, ये हो गई। अब इसका जो है रोल भारत के लोग निभाएंगे।
रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। यानी रिजर्व बैंक, आरबीआई, इसकी प्रस्ताव हुई रिजर्व बैंक का, और फेडरल कोर्ट, जिसको आप आज सर्वोच्च न्यायालय जानते हैं, संघीय न्यायालय, उनकी स्थापना की बात यहाँ पर कर दी गई कि भैया ये आगे स्थापित किए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया जा रहा था ताकि भारतीय शासन में प्रशासन जो है, भारतीय शासन, उसमें प्रशासन, इसका रोल बढ़ता रहे। प्रशासन बढ़ने का मतलब है कि लोगों की प्रति सरकार की जिम्मेदारी हो, और जो सरकारें बने वो निश्चित नियम कानून के अनुसार काम करें, किसी प्रकार का कोई उसमें आपस में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो सबके जो है काम जो है सुनिश्चित कर दिए जा रहे थे कि भैया आप लोग कौन सा काम करोगे, कौन सा नहीं करोगे। फिर अंत में आता है, जो सबसे लास्ट में आता है, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा आता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये अधिनियम क्यों बोल रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अधिनियम जो है ये ब्रिटेन की संसद में बन रहा है। स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये यानी भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उस समय क्या क्या प्रावधान किए जा रहे थे, इसकी बात हो रही। तो पहली बात तो ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। वायसराय व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त। पहली चीज क्या हुई कि जो सबसे पहले काम हुआ, वायसराय और सेक्रेटरी फॉर स्टेट, सेक्रेटरी फॉर स्टेट, इनका पद जो है वो क्या कर दिया गया, पद समाप्त कर दिया गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि इसके माध्यम जब ये समाप्त हुआ है तो ऑब्वियस सी चीज है कि ब्रिटिश शासन का अंत हो गया, और संविधान निर्माण और अंगीकरण की शक्ति जो है वो किसको दे दी गई? संविधान सभा को। यानी संविधान सभा को क्या दे दी गई? संविधान सभा जिसका निर्माण, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, उसको संविधान निर्माण और अंगीकरण की भूमिका, संविधान निर्माण और अंगीकरण, यानी उसको अडॉप्ट करने का जो भूमिका थी वो इसमें लिख दी गई कि अब ये काम यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। देशी रियासतों का भारत अथवा पाकिस्तान में विलय होने की छूट, यानी देशी रियासतें जो है वो कहाँ जा सकती थी? भारत जा सकती थी, या भारत के साथ मिल सकती थी, या पाकिस्तान के साथ मिल सकती थी। हालांकि इसके लिए उन्होंने मुस्लिम बहुल प्रांतों और गैर मुस्लिम बहुसंख्यक और उसका रोल प्ले किया था। तो आप देखें तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया उस समय की होगी। क्योंकि हम लोग शॉर्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए हम बहुत ज्यादा इसके एक्सप्लेनेशन पे जोर नहीं दे रहे हैं। ये एक रिविजनल मेथड है। बाकी जब हम बड़े क्लासेस करेंगे तो उसमें एक एक एक्ट को एक एक सिस्टम में समझाने की कोशिश करेंगे।